अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि थर्मोकेमिस्ट्री में हमें बहुत ढेर सारे हीट्स पढ़ने होते हैं। उनमें से 4 हीट इंपॉर्टेंट है या फिर 4 हीट मेन है। एक हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड लास्ट में है बॉन्ड एनर्जी। इसके अलावा बहुत ढेर सारे छोटे मोटे हीट्स होते हैं जैसे हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो उसको हम लोग बाद में लास्ट में कर लेंगे। तो हम लोगों को अब तीसरा मेन हीट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले समझते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। आप जब भी एसिड का बेस से रिएक्शन करते हो और जो भी हीट रिलीज होता है वो होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, कहने के लिए तो यही है वो, पर इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या है? when one equivalent of acid react with one equivalent of base, amount of heat release is known as heat of neutralization। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। वन इक्विवेलेंट का मतलब है कि जब एक H प्लस और एक OH माइनस से मिलेगा और 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल वाटर, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो समझ में आ रहा होगा। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है? when one equivalent of acid, ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए किसका क्या मीनिंग होता है। when one equivalent of acid react with one equivalent of base, amount of heat release is known as heat of neutralization, is known as heat of neutralization। तो ये इसका क्या है? पहला डेफिनेशन है। अब इसका देखो दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि अगर आप H प्लस और OH माइनस को मिला के 1 मोल वाटर फॉर्म करो तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान रखना 1 मोल वाटर। तो इसका और डेफिनेशन क्या होता है? और करके when 1 H plus and 1 OH minus combine together and form 1 मोल H2O। 1 मोल H2O मीन्स 1 मोल वाटर बनाना है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको करने में जो भी हीट रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो आप जैसे ही एसिड को बेस से मिलाओगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगा और हीट रिलीज होगा। ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है और इसमें हीट का जो रिलीज होगा वो काफी लार्ज होता है। तो होता क्या है, आप जब भी एक H प्लस को एक OH माइनस से मिलाओगे, जब भी मिलाओगे तो ये जब हीट मतलब क्या मिलेगा, वाटर बनेगा। जो हीट रिलीज होगा वो फिक्स है, तो इसका जो डेल्टा H जो होगा वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा, वो जो भी रिलीज होगा वो होता है -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या फिर पर मोल कर लो, वाटर का 1 मोल। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। ये 25 डिग्री पे 25 डिग्री पे इतनी वैल्यू ही रिलीज होती है। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहता है। तो जब भी H प्लस को OH माइनस से मिलाओगे कितना हीट रिलीज होगा, इतना। या अगर आप कैलोरी में करना चाहोगे तो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप जब भी H प्लस को OH माइनस से मिलाओगे तो जो हीट रिलीज होता है वो आपके पास कितना है, 57.1 किलो जूल, या फिर कितना है आपके पास 13.7 किलो कैलोरी। इतना हीट आपका रिलीज होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो कितना हीट रिलीज होगा। तो देखो क्या होगा, अगर HCl है और NaOH, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि उसका अल्फा 1 है वो पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो पूरा का पूरा H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा।
NaOH इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वो पूरा का पूरा Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। इसका H प्लस इसका OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। तो क्या बनेगा, सॉल्ट। आपको पता ही होगा सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है, सॉल्ट से कुछ नहीं होता है, प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो इसका जो रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो होगा 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये इतना ही रिलीज होगा। पर अगर आपने मान लेते हैं कि एसिड का इक्विवेलेंट 2 ले लिया या फिर बेस का इक्विवेलेंट 2 ले लिया, तो हीट रिलीज भी डबल हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास रिएक्शन होता, ये एक रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड कितना एस दे रहा है, डबल। या आप ऐसे याद करो, सबसे सिंपल है, अगर एक वाटर बनेगा तो इतना हीट रिलीज करना है, अगर वाटर डबल होगा तो हीट को डबल कर देना, वाटर ट्रिपल होगा तो हीट को ट्रिपल कर देना। तो इस रिएक्शन में देखो कितना वाटर बना है, डबल। अगर डबल वाटर बना है तो इस रिएक्शन का जो हीट होगा वो होगा डबल। तो ये होगा आपके पास 57.1 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, 114.2 किलो जूल। ठीक है, ये आपके पास होगा किलो जूल। और भाई पर मोल करना जो पर मोल होगा, पर इक्विवेलेंट नहीं होगा, पर मोल होगा। वैसे पर मोल का मतलब इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। तो इसमें जो हीट रिलीज होगा वो कितना होगा, डबल। तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, अल्फा 1 होता है, तो हीट रिलीज अगर 1 इक्विवेलेंट है तो इतना होगा, डबल हो गया तो हीट रिलीज क्या हो जाएगा, डबल। तो स्ट्रॉन्ग का केस आप लोगों को समझ में आ रहा है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसको करने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने बाहर सन में, धूप में एक क्लॉथ को ड्राई करने के लिए रखा है, और वो क्लॉथ अगर 1 घंटे मान लेते हैं ड्राई होता है, और सपोज करते हैं आपने एक क्लॉथ की जगह अगर 10 क्लॉथ को रख दिया, तो कितने देर में ड्राई होगा, तो इसका आंसर भी 1 आवर, क्योंकि सनलाइट तो सब में इक्वल पड़ रही है। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि हमें कोई एग्जांपल करना है। देखो एग्जांपल क्या है, 5 ml HCl and 5 ml NaOH solution are mixed। हमने 5 ml दोनों को मिक्स किया है। इफ दोनों मिक्स करेंगे हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज 2 डिग्री, मतलब टेम्परेचर का सोल्यूशन, मतलब जो टेम्परेचर सोल्यूशन को 2 डिग्री से बढ़ गया। ठीक है, फाइंड इंक्रीज इन temperature when 10 ml HCl and 10 ml NaOH सेम, मतलब ये ध्यान रखना सेम सोल्यूशन है, NaOH सोल्यूशन आर मिक्स्ड। अगर दोनों का 10 ml सोल्यूशन बना है तो बताना कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो देखो इसमें क्या है कि अगर आपको यह क्वेश्चन पढ़ के अगर आपके दिमाग में आता है 4 डिग्री, तो इसका मतलब यह है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रह गया है। तो देखो क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास 1 लीटर मिल्क है, उसको मान लेते बॉईल करते हैं गैस पे, और वो 5 मिनट में बॉईल होता है। मिल्क का टेम्परेचर मान लेते जो बॉईल होता है वो 80 डिग्री फिक्स है वो। अगर आपने 1 लीटर की जगह अगर आपने 2 लीटर मिल्क लिया, तो अगर पहले 5 मिनट में बॉईल हो रहा था, तब 10 मिनट में बॉईल होगा, तो बॉईल होने का टाइम बढ़ जाएगा, पर वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल होगा। और बॉईल होने का टाइम क्यों बढ़ा, जब अमाउंट बढ़ा तो हीट का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, पर टेम्परेचर क्या रहा, सेम। तो देखो क्या 5 ml एसिड 5 ml बेस, टेम्परेचर कितना बढ़ा, 2 डिग्री। तो देखो 5 ml और 5 ml मिला के कितना है, 10 ml, तो 10 ml सोल्यूशन है। आप जब 10 ml HCl और 10 ml बेस को लोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल। और क्योंकि एसिड और बेस डबल है तो हीट का रिलीज भी डबल आएगा, कंफर्म है। एसिड और बेस डबल है, हीट का रिलीज डबल होगा, कंफर्म है। पर क्योंकि वॉल्यूम भी डबल हो गया है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम होगा। हीट डबल, वॉल्यूम डबल, तो टेम्परेचर का राइज सेम रहेगा। तो ध्यान रखना है कि इसमें वॉल्यूम डबल हो गया है, हीट डबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, पर वॉल्यूम भी डबल हुआ है, इसलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको क्या रहेगा, सेम। तो इसका आंसर आएगा, तो आंसर होगा इसका इंक्रीज होगा
इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो कितना आएगा 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो डबल्ड, सो राइज इन टेम्परेचर इज सेम। समझ में आया? वॉल्यूम डबल हुआ है इसलिए राइज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस। अब हम लोग इसमें सेकेंड केस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का केस। अब वीक का देखो मतलब ये होता है कि उसका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आपको आयनाइज करना पड़ेगा, तभी तो वाटर बनेगा। तो अब आपको आयनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे समझ लो, पहले एनर्जी रिलीज हो रहा था 57.1 किलो जूल, पर क्योंकि बेस वीक है तो उसको आयनाइज करने में कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। मान लेते हमने उसको आयनाइज करने में एनर्जी दिया 5 किलो जूल का, तो रिलीज कितना हुआ 57.1, पर हमें 5 देना पड़ा। तो नेट रिलीज, अब बोलोगे नेट रिलीज कितना? 5 तो देना पड़ा ना ये, और रिलीज का हुआ 57.1, तो नेट रिलीज होगा 52.1 किलो जूल। तो इसमें क्या होगा? वीक के केस में एसिड या बेस जो भी वीक होगा वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो आपको आयनाइज करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, NH4OH, इससे क्या बनेगा? NH4Cl प्लस H2O। वीक बेस है तो उसका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं, तो आपको आयनाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका जो डेल्टा H होगा वो होगा 57.1 प्लस X। प्लस क्यों? क्योंकि हीट देना पड़ा तो आपको उसको पॉजिटिव साइड से लेना है। ये क्या है? प्लस X क्या है? ये आपके पास होगा हीट गिवन फॉर द आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। वीक बेस के आयनाइजेशन के लिए जो हीट लगेगा वो होगा X। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो वीक है तो उसका अल्फा 1 नहीं है, तो आपको आयनाइज करना पड़ेगा, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एनर्जी कितना देना पड़ा? X। अब इसमें एक तीसरा केस समझते हैं। अगर आपके पास क्या है? वीक एसिड है और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोई भी वीक हो आयनाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वीक एसिड ले लेते हैं एसिटिक एसिड, और बेस स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये इसलिए ले रहे क्योंकि ये सब आप इन सब एसिड बेस से बहुत फैमिलियर हो गए, बहुत ज्यादा आपको ये मतलब इससे जान पहचान होगी, बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए, तो आपको इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसमें मिलाने पे क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये। इसका जो डेल्टा H होगा, तो देखो एनर्जी कितना रिलीज होना चाहिए? 57.1 किलो जूल, ये रिलीज होना चाहिए इतना किलो जूल। पर आपको एसिड, क्योंकि एसिड का अल्फा 1 नहीं है, एसिड वीक है, पूरा आयनाइज नहीं होगा, तो आपको एसिड को आयनाइज करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो मान लेते हमने इसको आयनाइज करने के लिए Y एनर्जी दिया, Y किलो जूल, तो नेट एनर्जी कितना रिलीज होगा? 57.1 प्लस Y किलो जूल। ठीक है, ये नेट एनर्जी रिलीज होगा। अब एक लास्ट केस करते हैं, फोर्थ केस। अगर सपोज करते हैं एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, अगर दोनों वीक हो गए, तो अगर दोनों वीक हो गए तो अब आपको दोनों को आयनाइज करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। एसिड को भी आयनाइज करने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा, और बेस को भी अब आपको आयनाइज करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। इसमें जो Y जो था, एक्चुअली Y क्या था? Y आपके पास था एनर्जी गिवन टू आयनाइज वीक एसिड। तो वीक एसिड को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी लग रहा था वो था आपके पास Y किलो जूल। अगर दोनों वीक हो गए तो आपको दोनों को आयनाइज करना होगा, तो दोनों के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका देखो पहले प्रोडक्ट क्या होगा? CH3COONH4 प्लस वाटर। ठीक है, ये एनर्जी होगा। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? 57.1 प्लस X प्लस Y। X मान लेते हैं बेस को आयनाइज करने के लिए एनर्जी है, और Y क्या है? एसिड को आयनाइज करने के लिए एनर्जी। तो ये X क्या है? एनर्जी गिवन टू आयनाइज वीक बेस, और Y क्या है? Y जो उधर लिखा हुआ है, एनर्जी गिवन टू आयनाइज वीक एसिड। तो अगर दोनों वीक हो गए तो आपको आयनाइज करने के लिए X और Y एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो जेई मेन में और नीट में पूछा जा सकता है। तो देखो होता क्या है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाओगे तो एनर्जी रिलीज होता है 57.1 किलो जूल। अगर दोनों में से एक भी वीक हो गया तो एनर्जी रिलीज होगा 57.1 से कम। मान लेते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, या अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। मान लेते हैं एसिड वीक है, उसको आयनाइज करने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी आपको देना पड़ा,
और पहले से मान लेते हैं आपके पास अब एनर्जी कितना रिलीज हो रहा था 57.1, तो 10 किलो जूल देना पड़ा, तो नेट एनर्जी रिलीज कितना होगा 47.1 किलो जूल। ठीक है ये। पर एक ऐसा एसिड है जिसका रिएक्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस से करोगे तो एनर्जी रिलीज 57.1 से ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है आपके पास, नोट करके याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने HF का रिएक्शन अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस से कराया तो बनेगा NaF प्लस H2O, और ये एनर्जी रिलीज जो होता है जो 57.1 किलो जूल से ज्यादा होता है। इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो नियरली 64 के आसपास होता है। जो आपको याद मतलब नहीं भी होगा तो चल जाएगा, पर याद रखना 57.1 किलो जूल से ज्यादा होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि किस एसिड के केस में एनर्जी 57.1 से ज्यादा रिलीज होता है, तो वो HF के केस में एनर्जी रिलीज जो होता है वो 57.1 से ज्यादा होता है, और ये नियरली 64 के आसपास होता है। अप्रोक्सीमेट 64 किलो जूल पर मोल होता है। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन इसका होता है कि F का साइज छोटा होता है, तो F का हाइड्रेशन हो जाता है, और हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, तो इसलिए एनर्जी रिलीज ज्यादा होता है। तो इसमें क्यों रीजन होता है? ड्यू टू, अगर रीजन पूछता है तो ड्यू टू रीजन भी पूछा जा सकता है JEE मेन और नीट में। तो क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ F माइनस आयन। हाइड्रेशन की वजह से कौन सी एनर्जी रिलीज होगा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी भी टोटल एनर्जी में ऐड हो जाएगी, तो नेट एनर्जी रिलीज क्या होगा? 57.1 से ज्यादा होगा। बाकी के केस में हाइड्रेशन काफी कम होता है। F का साइज छोटा है, छोटे एनायन का हाइड्रेशन क्या होता है? ज्यादा। हाइड्रेशन का मतलब कि कैटायन और एनायन के चारों साइड जब वाटर मॉलिक्यूल आते हैं तो वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। F का साइज छोटा है, उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ F माइनस आयन, हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होती है। और F का हाइड्रेशन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि F का साइज छोटा। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 20%। आयनिक एसिड क्या है? 20% खुद से आयनाइज हो जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताना कितना हीट रिलीज होगा जब आपके पास 1 मोल फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करेगा 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, और ये ध्यान रखना 20% सेल्फ आयनाइज है, तो 20% पहले से आयनाइज है, तो आपको कितना आयनाइज करना पड़ेगा? 80%। तो देखो रिएक्शन क्या होगा? HCOOH प्लस NaOH, इससे बनेगा SCOONA प्लस क्या होगा? H2O। तो जो डेल्टा H होगा वो होगा 57.1 प्लस X क्या होता है? जो आयनाइज करने के लिए वैल्यू लगती है। तो देखो 20% तो खुद से आयनाइज हो रहा है, 20% आपको नहीं करना पड़ा, तो आपको कितना करना पड़ेगा? 80%। तो हमें क्या होगा? 80% एसिड is required to be ionized। तो आयनाइज हमें कितने एसिड का करना है? 80% का। 20% तो खुद से हो जा रहा है। अब देखो ये हीट गिवन है 10 किलो जूल पर मोल, तो 1 मोल को अगर आपको आयनाइज करना है तो एनर्जी कितना लग रहा है? 10 किलो जूल। अब 1 ही मोल है, उसमें 20% आयनाइज हो गया, तो हमें कितना आयनाइज करना है? 80%। मीन्स क्या होगा? हमें हमें क्या करना है? 0.8 मोल एसिड is required to be ionized। तो हमें कितना एसिड आयनाइज करना है? सिर्फ 0.8 मोल। 20% वो खुद से आयनाइज हो गया है, तो हमें कितना आयनाइज करना है? 80% मीन्स 0.8 मोल। अब 1 मोल के लिए वैल्यू इतना दिया है, तो 0.8 मोल के लिए जो हीट लगेगा मीन्स हीट रिक्वायर्ड जो होगा 0.8 मोल के लिए हीट रिक्वायर्ड कितना होगा? वही आपके पास 10 किलो जूल 1 मोल के लिए है इंटू 0.8, तो कितना हीट लगेगा? 8 किलो जूल। मतलब हमें 0.8 मोल को आयनाइज करने के लिए 8 किलो जूल लगेगा। तो X क्या होता है? X होता है हीट रिक्वायर्ड टू आयनाइज एसिड और बेस। जो भी एसिड है या बेस को आयनाइज करने के लिए वैल्यू लगती है। वीक एसिड के केस में जो वैल्यू होगा वो होगा X। तो ये होगा 57.1
प्लस 8, तो ये आएगा -49.1 किलो जूल। मीन्स जब फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो जो हीट रिलीज होगा वो आपके पास होगा 49.1 किलो जूल। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ना भूले। थैंक यू।